एक कम्युनिटी को अपना भगवान मानती है। उनकी पूरी दुनिया, उनकी पूरी आइडेंटिटी, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ, सब कुछ, मतलब सब कुछ उस पहाड़ से जुड़ी है। और फिर एक बड़ी कंपनी आती है और कहती है हमें इस पहाड़ को खोदना है, इसके अंदर बॉक्साइट है। क्या होगा? एक कॉन्फ्लिक्ट होगा। जाहिर है एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ कोई हाइपोथेटिकल कहानी नहीं है दोस्त, ये असल में उड़ीसा के नियामगिरी हिल्स में हुआ। और ये भारत में स्टेट और ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच के कॉम्प्लेक्स रिश्ते का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। आज की इस गहरी चर्चा में आपका स्वागत है। हम स्टेट और ट्राइबल कम्युनिटीज के इसी कॉम्प्लेक्स रिश्ते की अलग अलग लेयर्स को खोलेंगे। बट इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। हाँ, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। कुल आज की हमारी चर्चा 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवालों के गिर्द घूमेगी। ये 3 सवाल इस विषय को पूरी तरह समझने में हेल्प करेंगे। राइट, तो हियर्स आवर लर्निंग मैप फॉर टुडे। सबसे पहले हम 2019 के एक सवाल को देखेंगे। ट्राइब्स और नेशन स्टेट के बीच इनकम्पैटिबिलिटी से अनरेस्ट कैसे पैदा होता है। इसके बाद 2017 का एक सवाल, ट्राइब और इंडिजिनस, इन दोनों टर्म्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे। क्या ये दोनों एक ही हैं? इंटरेस्टिंग। देखते हैं। और आखिर में हम 2012 के एक सवाल पर फोकस करेंगे, गवर्नेंस के इश्यूज पर ट्राइबल कम्युनिटीज और नेशन स्टेट के रिलेशनशिप को क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे। तो चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स अनपैक आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये 2019 से है। क्वेश्चन है, डिस्कस विद अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स हाउ ट्राइबल अनरेस्ट may be understood as emerging out of an incompatibility between tribes and nation state. 20M 2019. Broad micro theme: tribal unrest emerging from the fundamental incompatibility between tribal socio-cultural systems and the structures of the modern nation state. तो इस सवाल का कोर आइडिया है इनकम्पैटिबिलिटी, यानी दो ऐसे सिस्टम्स का टकराव जिनका दुनिया को देखने का तरीका, जिनकी वैल्यूज बिल्कुल अलग हैं। एकदम अलग। एक तरफ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जिनका लाइफ, कल्चर, इकोनॉमी सब कुछ नेचर से जुड़ा हुआ है। हाँ। और दूसरी तरफ है मॉडर्न नेशन स्टेट जो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, कैपिटलिज्म और एक यूनिफॉर्म आइडेंटिटी पर चलता है। बिल्कुल। और इस क्लैश को समझने के लिए आई थिंक ओडिशा के नियमगिरी हिल्स का केस एक परफेक्ट माइक्रो स्टोरी है। एब्सोल्युटली। इमेजिन द डोंगरिया कॉन्ड ट्राइब, जिनके लिए नियमगिरी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, वो उनके देवता नियम राजा का घर है। उनकी पूरी लाइफ, उनका पूरा अस्तित्व उसी पर डिपेंडेंट है। फिर आती है वेदांता, एक माइनिंग जायंट जो वहां से बॉक्साइट निकालना चाहती है फॉर डेवलपमेंट। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी दोस्त, नहीं, ये अस्तित्व की, आइडेंटिटी की और अपने भगवान को बचाने की लड़ाई थी। सो कूल ना? एग्जैक्टली। तो आइए इस आंसर के स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। आपको स्टार्ट करना है इस फंडामेंटल इनकम्पैटिबिलिटी को एक्सप्लेन करके। अच्छा, स्टेट का होमोजेनाइजिंग स्ट्रक्चर, मतलब सबको एक जैसा बनाने वाला। हाँ, वर्सेस ट्राइब्स का डिस्टिंक्ट सोशो कल्चरल सिस्टम, यही इस अनरेस्ट का रूट कॉज है। यहाँ से शुरू करना है। ओके, गॉट इट। अब आते हैं बॉडी पर। यहाँ हम इसको 3 कोर कॉन्फ्लिक्ट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक है। पहला, कॉन्फ्लिक्ट ओवर लैंड एंड रिसोर्स राइट्स, यानी इकोनॉमिक इनकम्पैटिबिलिटी। यहाँ नेशन स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे माइनिंग या डैम्स सीधे ट्राइबल लैंड्स पर आते हैं। ओके। एग्जाम्पल 1 ऑफ कोर्स न्यामागिरी हिल्स मूवमेंट। यहाँ डोंगरिया कोंद ट्राइब ने वेदांता के माइनिंग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अपोज किया क्योंकि उनके लिए वो पहाड़ सिर्फ एक रिसोर्स नहीं था, बल्कि स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रखता था। एग्जैक्टली। और दूसरा एग्जांपल? एग्जाम्पल 2 सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। इससे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी के हजारों आदिवासी डिस्प्लेस हुए। हाँ, ये तो बहुत बड़ा इशू था। और रिहैबिलिटेशन ठीक से ना होने पर ऑफ कोर्स एंटी स्टेट सेंटिमेंट्स बढ़े। तो ये हो गया इकोनॉमिक एंगल। ठीक है, इकोनॉमिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब दूसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या है? दूसरा है अंडरमाइनिंग इंडिजिनस गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स, यानी पॉलिटिकल इनकम्पैटिबिलिटी। बिल्कुल। स्टेट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स इंपोज करता है जो ट्राइबल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल गवर्नेंस सिस्टम्स जैसे विलेज काउंसिल्स और कस्टमरी लॉज को कमजोर कर देते हैं। इसका कोई एग्जांपल? बेस्ट एग्जांपल है झारखंड का पत्थर गाड़ी मूवमेंट। यहाँ ट्राइबल्स ने पीएसए एक्ट 1996 के अंडर अपने सेल्फ रूल के राइट्स को असर्ट किया। अच्छा, वो पत्थर गाड़ कर। हाँ, ये स्टेट के इम्पोज सिस्टम और इंडिजिनस सिस्टम के बीच का एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था। उन्होंने कहा ये हमारी सीमा है, यहाँ हमारा शासन है। वाओ। और इसका कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है? ऑफ कोर्स, आप संथाल रिबेलियन 1855-56 का एग्जांपल दे सकते हैं। वो भी कॉलोनियल रेवेन्यू पॉलिसीज और स्टेट बैक्ड लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ एक ऐसी ही लड़ाई थी। राइट। तो इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तीसरा क्या है? तीसरा है कल्चरल एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, यानी सोशियो कल्चरल इनकम्पैटिबिलिटी। नेशन स्टेट अक्सर एक मेन स्ट्रीम कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट करता है जिससे ट्राइबल आइडेंटिटी को खतरा महसूस होता है। जैसे मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस, फॉर एग्जांपल हिंदी को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना, जबकि संथाली और हो जैसी इंडिजिनस लैंग्वेजेस उनकी आइडेंटिटी का कोर है, वो उनकी माँ बोली है। सही बात है। और दूसरा एग्जाम्पल, लंबादास और संसीज जैसी ट्राइब्स आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, जिसका एक बड़ा रीजन कॉलोनियल एरा का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 है, जिसने पूरी कम्युनिटी को क्रिमिनल लेबल कर दिया था। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। इस पूरे प्रोसेस को एक सिंपल फ्लो चार्ट से भी समझा सकते हैं। अच्छा,
कैसे? स्टेट ड्रिवन डेवलपमेंट, उससे होता है डिस्प्लेसमेंट या एक्सप्लॉयटेशन, जिससे होता है लॉस ऑफ लाइवलीहुड या आइडेंटिटी, और आखिर में इसका रिजल्ट है ट्राइबल अनरेस्ट। सिंपल, कॉज एंड इफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, और फाइनली कंक्लूजन में आपको बताना है कि सोल्यूशन एक पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव अप्रोच में है। पेसा एक्ट जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है इस गैप को ब्रिज करने के लिए। ब्रिलियंट। चलो अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला, इस आंसर को स्ट्रक्चर कैसे करें फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट? सिंपल, इंट्रोडक्शन में कोर कॉन्फ्लिक्ट बताओ, फिर बॉडी में 3 हेडिंग्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, इनकम्पैटिबिलिटी, हर एक के साथ एग्जांपल्स, और लास्ट में एक फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन। परफेक्ट स्ट्रक्चर है ना? बिल्कुल। सेकंड, न्यमगिरी हिल्स का एग्जांपल इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इस स्पिरिचुअल और कल्चरल सर्वाइवल की लड़ाई को भी हाईलाइट करता है, समझे? इसलिए ये इतना पावरफुल है। गॉट इट। तीसरा, एग्जांपल्स को आंसर में कहां प्लेस करना चाहिए? हर पॉइंट के ठीक बाद टू सब्सटैंशिएट योर आंसर, जैसे पॉलिटिकल इनकम्पैटिबिलिटी पॉइंट के बाद पत्थलगड़ी मूवमेंट का जिक्र। हवा में बात नहीं करनी, याद रखना। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, पेसा एक्ट का मेंशन कंक्लूजन में क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सिर्फ प्रॉब्लम का जिक्र नहीं करता बल्कि एक पोटेंशियल सोल्यूशन भी ऑफर करता है। ये दिखाता है कि यू आर अ फॉरवर्ड थिंकिंग स्टूडेंट। राइट, सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। पांचवां, संथाल रिबेलियन जैसे हिस्टोरिकल एग्जांपल्स ऐड करने का क्या बेनिफिट है? ये दिखाता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट नया नहीं है बल्कि कॉलोनियल टाइम से चला आ रहा है। इट गिव्स डेप्थ टू योर आंसर, आपके आर्ग्यूमेंट को एक हिस्टोरिकल वेट मिलता है। मेक सेंस। और लास्ट, फ्लो चार्ट को वर्ड्स में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बस एक कॉज एंड इफेक्ट चेन की तरह। स्टेट एक्शंस लीड टू डिस्प्लेसमेंट व्हिच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ आइडेंटिटी, अल्टीमेटली कॉजिंग अनरेस्ट। इजी है। ऑसम। चलो अब पॉज करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपने वर्ड्स में बोलने की प्रैक्टिस करो। रिहर्स दिस। सो इन शॉर्ट, ट्राइबल अनरेस्ट स्टेट की सेंट्रलाइजिंग नेचर और ट्राइब्स की कम्युनिटी सेंट्रिक लाइफ के बीच एक फंडामेंटल क्लैश का रिजल्ट है। ओके, ये इनकम्पैटिबिलिटी तो समझ आ गई, लेकिन ये ट्राइब वर्ड जिसे हम यूज करते हैं, इसका आखिर मतलब क्या है? गुड क्वेश्चन। और क्या ये इंडिजिनस वर्ड से अलग है? चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये 2017 का है क्वेश्चन। क्रिटिकली इवैल्यूएट द टर्म ट्राइब एज कंपेयर्ड टू टर्म इंडिजिनस इन सम अदर कंट्रीज, 20M 2017, और इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है कंपैरेटिव एनालिसिस एंड क्रिटिक of the terms tribe India and indigenous global context concerning historical usage, legal status and rights focus. ये एक बहुत ही न्यूआंस्ड सवाल है। ट्राइब और इंडिजिनस दोनों टर्म्स मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनके सोशियो पॉलिटिकल कनोटेशंस बिल्कुल अलग हैं। कैसे? देखो, ट्राइब टर्म इंडिया में कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की देन है। उनके लिए ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी थी। ओके, उन्हें रूल करने में आसानी हो। एग्जैक्टली। जबकि इंडिजिनस ग्लोबली उन फर्स्ट इनहैबिटेंट्स को रेफर करता है जिनकी जमीन पर कॉलोनाइजेशन हुआ। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल क्लेम है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल सोचो। इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी स्टेटस मिलने पर फोकस रिजर्वेशंस, एजुकेशनल स्कीम्स और डेवलपमेंट पर होता है। हाँ, एक डेवलपमेंटल फोकस है। राइट। लेकिन कनाडा में फर्स्ट नेशन स्टेटस लैंड राइट्स, नेचुरल रिसोर्सेज पर कंट्रोल और हिस्टोरिकल जस्टिस पर फोकस करता है। देखा कितना बड़ा डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको स्टार्ट करना है ये बताकर कि ट्राइब एक कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है, जबकि इंडिजिनस एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट इनहैबिटेंट्स के राइट से जुड़ा है। ठीक है। अब आते हैं बॉडी पर, द कंपैरेटिव एनालिसिस। पहले, फीचर्स ऑफ द टर्म ट्राइब इन इंडिया। इसका लीगल बेसिस क्या है? इंडिया में एसटीज को कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स V और 6 के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है। ओके, इसका फोकस जैसा हमने डिस्कस किया डेवलपमेंटल और इंटीग्रेशन फोकस्ड है, यानी उन्हें नेशन की मेन स्ट्रीम में लाना। और इस पे स्कॉलर्स का क्या व्यू है? एंथ्रोपोलॉजिकल व्यू, वरियर एल्वन जैसे स्कॉलर्स ने ट्राइब्स को यूनिक कल्चरल ट्रेट्स वाले सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप्स माना जिन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। ओके, तो ये ट्राइब की बात हो गई। अब इंडिजिनस के बारे में बताइए। राइट। अब बी पार्ट, फीचर्स ऑफ द टर्म इंडिजिनस ग्लोबली। इसका लीगल बेसिस, इनके राइट्स यूएन डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स यानी UNRIP जैसे इंटरनेशनल फ्रेमवर्क से डिफाइन होते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड है। यस। और इसका फोकस यहाँ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस कल्चरल प्रिजर्वेशन, लैंड राइट्स, सेल्फ डिटर्मिनेशन और हिस्टोरिकल जस्टिस पर है। बिल्कुल अलग फोकस। एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनल्स और कनाडा के फर्स्ट नेशंस। ये ग्रुप्स लैंड और रिसोर्सेज की रेस्टिट्यूशन पर फोकस करते हैं जो उनका हिस्टोरिकल क्लेम है। समझ गया। तो अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करें? ये है सी पार्ट, क्रिटिकल इवैल्यूएशन एंड डाइवर्जेंस। यहाँ आपको दोनों को डायरेक्टली कंपेयर करना है। द ट्राइब फ्रेमवर्क डेवलपमेंटल है जो इंटीग्रेशन चाहता है। द इंडिजिनस पैराडाइम सेल्फ डिटर्मिनेशन और सॉवरेनिटी पर ज्यादा जोर देता है। इट एक्नॉलेजेस डीपर हिस्टोरिकल क्लेम्स। ओके,
तो कंक्लूजन क्या होगा? कंक्लूजन में आपको लिखना है कि द क्रिटिकल डिफरेंस हिस्टोरिकल जस्टिस और सेल्फ गवर्नेंस पर है। इंडिजिनस कॉन्सेप्ट में ये कोर है, जबकि इंडिया का ट्राइब क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट सेंट्रिक है। और आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल इंडिजिनस फ्रेमवर्क से सीखकर अपनी ट्राइबल पॉलिसीज को और स्ट्रांग बना सकता है। परफेक्ट। फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉस क्वेश्चंस हो जाएं। जरूर। फर्स्ट, हाउ वुड यू स्ट्रक्चर अ क्रिटिकली इवैल्यूएट आंसर? सिंपल, डिफाइन बोथ टर्म्स, फिर उन्हें कंपेयर एंड कंट्रास्ट करो पॉइंट बाय पॉइंट, लीगल बेसिस, फोकस, एग्जांपल्स, और फाइनली एक क्रिटिकल कंक्लूजन दो। समझे? बिल्कुल। सेकंड, वरियर एल्विन का नाम यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट है? Because he represents a specific viewpoint on tribal policy in India. Protection और preservation against forced assimilation, जो ट्राइब फ्रेमवर्क के अंदर फिट होता है। ओके। थर्ड, कंपैरिजन आंसर्स में टेबल बनाना अ गुड आइडिया है? Absolutely. एक कॉलम फॉर ट्राइब इंडिया एंड वन फॉर इंडिजिनस ग्लोबल। इससे क्लैरिटी बहुत बढ़ जाती है, एग्जामिनर के लिए भी आसान होता है। राइट। फोर्थ, UNDRIP का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है? हाँ, UN डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल्स। ये दिखाता है कि आपको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट पता है। छोटा सा डिटेल है पर इम्पैक्ट बड़ा है। ठीक है। फिफ्थ, कंक्लूजन में इंडिया कैन लर्न फ्रॉम जैसी लाइन लिखने से क्या फायदा होता है? It shows a balanced and constructive critique, not just criticism. मतलब आप सिर्फ कमी नहीं निकाल रहे, आगे का रास्ता भी सुझा रहे हैं। It's a great way to end. ब्रिलियंट। और आखिरी सवाल, व्हाट इज द कोर डिफरेंस बिटवीन इंटीग्रेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन? देखो, इंटीग्रेशन का मतलब है मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाना, उसी में घुल मिल जाना। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करने की पावर होना। बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। Great. Okay, pause and practice saying this. The term tribe in India is primarily developmental, while indigenous globally is rights-based and emphasizes self-determination. So in short, tribe is about bringing a community into the national fold, while indigenous is about recognizing a community's pre-existing rights and sovereignty. तो हमने terms का difference समझ लिया। अब चलो इन्हीं communities और nation state के बीच गवर्नेंस पर आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स को डीपली एग्जामिन करते हैं। Right. हमारा लास्ट क्वेश्चन 2012 से है। क्वेश्चन है, critically examine the relationship between tribal communities and the nation state on issues of governance. 20M, 2012. Broad micro theme, the relationship between tribal governance structures and the centralized systems of the modern nation state, characterized by tensions and conflicts. ये सवाल सीधा उस टेंशन की बात करता है जो ट्रेडिशनल कम्युनिटी बेस्ड गवर्नेंस और सेंट्रलाइज्ड टॉप डाउन स्टेट गवर्नेंस के बीच होती है। एक डेटा हुक से स्टार्ट कर सकते हैं। सेंसस 2011 के मुताबिक इंडिया की 8.6% पॉपुलेशन ट्राइबल है। That's a significant number. इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। इसको भी एक माइक्रो स्टोरी से समझो। इमेजिन मेघालय का एक खासी विलेज। वहाँ सारे डिसीजंस दरबार में लिए जाते हैं। ये उनका विलेज काउंसिल है। ये सिस्टम सदियों से चला आ रहा है। अब सडनली एक नया स्टेट लॉ आता है जो उनके डिसीजंस को ओवरराइड कर देता है। कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही ना। बिल्कुल, लेजिटिमेसी का कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेट्स ब्रेक डाउन द आंसर स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद द डेटा हुक 8.6% पॉपुलेशन टू एस्टैब्लिश स्केल। फिर सेंट्रल टेंशन को फ्रेम करो, ट्रेडिशनल सेल्फ गवर्नेंस सिस्टम्स वर्सेस सेंट्रलाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क्स। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। अब बॉडी, इसके 3 पार्ट्स होंगे। ए, ट्रेडिशनल गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। पहले इंडिजिनस सिस्टम्स को डिस्क्राइब करो। एग्जाम्पल, मेघालय के खासीज और गारोज की मैट्रिलिनियल सिस्टम्स और उनके दरबार। इस पर किसी स्कॉलर ने काम किया है? हाँ, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रिस्टोफ वॉन फ्यूरा हाइमेंडॉफ ने इन सिस्टम्स को रिसोर्स मैनेजमेंट में बहुत इफेक्टिव बताया था। फिर स्टेट के रिकॉग्निशन की बात करो। कॉन्स्टिट्यूशन में 5th स्केड्यूल, 6th स्केड्यूल, पेसा एक्ट 1996 और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जैसे सेफगार्ड्स है। ओके, तो प्रोविजंस तो हैं। हाँ, प्रोविजंस हैं, लेकिन फिर आता है पार्ट बी, की एरियाज ऑफ टेंशन एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बावजूद टेंशन क्यों है? राइट। पहला टेंशन पॉइंट, लैंड एलियनेशन। ट्राइबल लैंड्स को डेवलपमेंट के नाम पर एक्वायर कर लिया जाता है। एग्जाम्पल, नर्मदा डैम प्रोजेक्ट से हजारों ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए। यहाँ किसी स्कॉलर को कोट कर सकते हैं? हाँ, यहाँ रामचंद्र गुहा का पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि स्टेट इंडस्ट्रियलाइजेशन अक्सर ट्राइबल इंटरेस्ट को इग्नोर करता है। ठीक है। दूसरा टेंशन पॉइंट, अंडरमाइनिंग कस्टमरी लॉ। यूनिफॉर्म लॉज जो स्टेट लाता है वो ट्रेडिशनल गवर्नेंस को कमजोर करते हैं। यहाँ वरियर एल्विन का आर्गुमेंट फिट होता है, जिन्होंने ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात की थी। और तीसरा, टॉप डाउन अप्रोच। पॉलिसीज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के बिना बनाई जाती हैं। एलपी विद्यार्थी ने इस पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड को क्रिटिक किया था। ठीक है, और इसका नतीजा क्या होता है? वो है पार्ट सी, इम्प्लीमेंटेशन गैप्स एंड कॉन्फ्लिक्ट। अच्छी लॉज जैसे पैसा भी ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं होते। इससे मार्जिनलाइजेशन और बढ़ता है, जो आगे चलकर कॉन्फ्लिक्ट का रूप लेता है। एग्जाम्पल, सेंट्रल इंडिया में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म यानी LWE और नॉर्थ ईस्ट में नागा इंसर्जेंसी। तो इसका भी एक फ्लो चार्ट बन सकता है। बिल्कुल, सेंट्रलाइज स्टेट पॉलिसी, उससे होता है रिसोर्स एक्विजिशन, डिस्प्लेसमेंट, फिर होता है ब्रेकडाउन ऑफ कस्टमरी लॉ, और इसका फाइनल रिजल्ट है कॉन्फ्लिक्ट अनरेस्ट। समझ गए, एकदम क्लियर। तो कंक्लूजन कैसा होना चाहिए? कंक्लूजन में आपको कहना है कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह है स्टेट का इंटीग्रेशनिस्ट और रिसोर्स सेंट्रिक मॉडल और ट्राइबल कम्युनिटीज की ऑटोनॉमी की डिमांड
और सोल्यूशन जेन्युइनली इंक्लूसिव गवर्नेंस में है, पैसा और 6th शेड्यूल को एम्पावर करके। Brilliant. Let's wrap this up with our final set of cross questions. Ready? लेट्स डू इट। पहला, इस आंसर में डिफरेंट स्कॉलर्स गुहा, एल्विन, विद्यार्थी के नाम यूज करने का क्या बेनिफिट है? इट एड्स वेट एंड अथॉरिटी टू योर आर्ग्यूमेंट्स। ये दिखाता है कि आपने टॉपिक को डीपली पढ़ा है, सिर्फ सरफेस लेवल पर नहीं। Okay. Second, what's the core difference between the 5th and 6th schedule? ब्रॉडली 6th शेड्यूल जो नॉर्थ ईस्ट के लिए है, 5th शेड्यूल जो सेंट्रल इंडिया के लिए है, से कहीं ज्यादा ऑटोनॉमी और सेल्फ गवर्नेंस पावर्स देता है। ये याद रखना, 6th शेड्यूल में लेजिस्लेटिव पावर भी है। Got it. Third, how can you make the implementation gap point more impactful? By linking it directly to real-world conflicts like LWE and the Naga insurgency. This connects theory to reality. सिर्फ गैप है कहने से काम नहीं चलेगा। Okay. Fourth question, पैसा एक्ट बार-बार क्यों आ रहा है? Because it's a landmark law that legally recognizes tribal self-governance. लेकिन इसकी पुअर इम्प्लीमेंटेशन ही कई कॉन्फ्लिक्ट्स की जड़ है, इसीलिए ये बार-बार रेलेवेंट हो जाता है। Right. Fifth, a critically examined answer should have both sides, right? Yes, absolutely. यहाँ हमने constitutional provisions, positive side भी डिस्कस किए और tensions, gaps, critical side भी. That makes it a balanced answer. Perfect. और last सवाल, why is a top-down approach problematic for tribal communities? Because it assumes one size fits all. और ये उनके यूनिक कल्चर, उनकी नीड्स और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को कंप्लीटली इग्नोर करता है। ठीक है ना? Brilliant. Let's practice this final one. Pause and say, the conflict in governance stems from the clash between the state's centralized policies and the tribal demand for autonomy, a gap that constitutional safeguards have not fully bridged. So in short, despite laws to protect them, the state's top-down governance model often clashes with tribal systems, leading to major conflicts over land and autonomy. Wow. What an intense and insightful discussion. Indeed. तो चलो आज की इस गहरी चर्चा को क्विकली रिकैप करते हैं। आज का हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था ट्राइबल कम्युनिटीज और नेशन स्टेट के कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को समझना। हमने इसके 3 डायमेंशंस देखे। पहला, फर्स्ट हमने देखा कि ट्राइबल अनरेस्ट इसलिए होता है क्योंकि स्टेट के डेवलपमेंट मॉडल और ट्राइब्स के सोशियो कल्चरल सिस्टम्स में एक फंडामेंटल इनकम्पैटिबिलिटी है, लैंड गवर्नेंस और कल्चर को लेकर। बिल्कुल। सेकेंड, हमने ट्राइब जो इंडिया स्पेसिफिक और डेवलपमेंटल है और इंडिजिनस जो ग्लोबल और राइट्स बेस्ड है, इन टर्म्स के बीच का क्रिटिकल डिफरेंस समझा। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है ये। बहुत जरूरी। और फाइनली हमने गवर्नेंस पर फोकस किया और देखा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन गैप्स और स्टेट का सेंट्रलाइजिंग नेचर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। बिल्कुल सही। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए, इस पर सोचना जरूर। सोचने वाली बात यह है कि क्या डेवलपमेंट का एक ही मतलब हो सकता है, राइट, या अलग-अलग कम्युनिटीज के लिए डेवलपमेंट के अलग-अलग मायने हो सकते हैं? व्हाट इफ ट्रू डेवलपमेंट मींस रिस्पेक्टिंग एंड एम्पावरिंग दीज डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज रादर देन इम्पोजिंग वन? पावरफुल थॉट। अगर ये डिस्कशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट्स में अपने थॉट्स बताना मत भूलना। अगली बार मिलते हैं एक और डीप चर्चा के साथ। तब तक कीप लर्निंग।